नमस्कार। सशक्त और सुदृढ़ हो सके कृषि के हालात करेंगे इस कार्यक्रम में सिर्फ किसान की बात। किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, एवं मैं डॉक्टर सुभाश्री साहू, वैज्ञानिक, कृषि प्रसार संभाग, पूसा संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का पूसा समाचार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को धान में लीफ कलर चार्ट द्वारा पोषक तत्व प्रबंधन एवं फूल गोभी में महत्वपूर्ण समसामयिक कृषि कार्यों की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक शीघ्र पहुंचे। हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आप लगातार खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। इस समय धान में सिंचाई व्यवस्था, खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ उर्वरक प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। धान में नाइट्रोजन की उचित मात्रा निर्धारित करने में लीफ कलर चार्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारे संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर कपिला शेखावत जी। पौधे की मांग के आधार पर पोषक तत्व उपलब्ध कराने को परिशुद्ध पोषक तत्व प्रबंधन या प्रिसीजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहते हैं। इसके लिए कई उपकरण और तकनीकें हैं, जैसे ग्रीन सीकर, स्पैड मीटर या क्लोरोफिल मीटर और न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट जैसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स। लेकिन इन सभी में एक बहुत ही सरल, आसान, कम लागत वाला और बहुत व्यवहार्य विकल्प है लीफ कलर चार्ट, जिसे धान, गेहूं और मक्का जैसी प्रमुख फसलों में नाइट्रोजन प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। पौधे में पत्ती का हरापन नाइट्रोजन की सांद्रता का प्रतीक है, इसलिए गहरा हरा रंग यानी नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा और हल्का हरा रंग यानी कि नाइट्रोजन की मांग, ये एक बहुत ही हैंडी यंत्र है जिसमें हल्के हरे रंग से गहरे हरे रंग तक कई शेड्स होती हैं और हर शेड के नीचे एक अंक दिया रहता है। अब अगर धान की बात करें तो फसल लगभग जब 15 से 20 दिन की होती है तब हम लीफ कलर चार्ट से रीडिंग लेना शुरू करते हैं और लगभग हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर पुनः इसकी रीडिंग्स ली जाती है। यदि आपका खेत बहुत बड़ा हो तो आप 4-5 भागों में उसे बांट सकते हैं और हर भाग से कम आपको 10 पत्तियों का चुनाव करना होगा जो रोग और कीटों से मुक्त हो, और जो यंगर लीफ या जो नई पत्ती है उसका आपको चुनाव करना होता है। लीफ कलर चार्ट की रीडिंग लेने का सबसे सही समय होता है सुबह 7-8 बजे, जब धूप ना हो। और जब भी आप रीडिंग ले, आप ध्यान रखें कि प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा आपके पत्ती और लीफ कलर चार्ट पे ना पड़े, क्योंकि कई बार इससे मिलान में दिक्कत होती है। और कोशिश करें कि एक ही व्यक्ति सभी जगह से लीफ कलर चार्ट की रीडिंग ले, जिससे त्रुटि होने का चांसेस सबसे कम रहते हैं। पत्ती का मिलान आपको इन शेड्स के साथ करना होगा और यदि यहाँ आपकी पत्ती का रंग है तो आपका स्कोर होगा 3.5। बासमती किस्मों की यदि हम बात करें तो 3.5 या उससे कम की रीडिंग आती है। जो आपने 10 पत्तियों का चयन किया है उसमें से 6 पत्तियां यानी 50% से ज्यादा पत्तियां यदि 3.5 या उससे कम की शेड में मैच करती हैं तो आपको 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में देना होगा। वहीं यदि आपकी कोई संकर किस्म है या इनब्रेड लाइन्स आप लेते हैं तो 4 या उससे कम का अगर स्कोर है 10 में से 6 पत्तियों का, तो आपको करीब 35 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपलब्ध कराना होगा। देखिए, इस समय पौधे पे और लीफ कलर चार्ट पे धूप नहीं आ रही। यदि धूप में लेना भी पड़े आपको रीडिंग तो आप अपनी ही उसको किसी छाया से कर लीजिए, तभी आप पत्ती का लीफ कलर चार्ट से मिलान कीजिए। और हम देख रहे हैं कि ये बासमती धान में अभी करीब 4.5 के आसपास इसकी जो लीफ है वो एकदम परफेक्ट मैच कर रही है। यहाँ पर देखिए पत्ती गहरे रंग की है और यहाँ पे ये जो 4.5 स्कोर है, इसका मतलब अभी फसल की मांग नहीं है। ये फसल लगभग 60 दिन की है और इस समय अगर हम परंपरागत तरीके से देखें तो एक नाइट्रोजन की मांग रहती है, लेकिन लीफ कलर चार्ट के आधार पर ये अभी मांग नहीं दिखा रहा, तो हम इसके अंदर इस स्टेज पर अभी नाइट्रोजन की उपलब्धता नहीं कराएंगे। कई बार ये देखा गया है कि पत्तियां इन दोनों के बीच में कहीं मैच करती हैं।
उस परिस्थिति में आप इन दोनों अंक का औसत भी कर सकते हैं। जो शोध हमने किए हैं उसमें यह पाया गया है कि यदि आपका जो परंपरागत रोपाई वाला धान है तो उसमें आप 15 दिन के आसपास, फिर 45 दिन के आसपास और करीब 60 से 65 दिन पर लीफ कलर चार्ट की रीडिंग जरूर लीजिए। वहीं यदि अगर आपका DSR या धान की सीधी बुआई का खेत है तो आप करीब 20 से 25 दिन पर, 45 दिन के आसपास और फिर 60 से 65 दिन के आसपास लीफ कलर चार्ट की रीडिंग जरूर लीजिए और मांग के आधार पर आप नाइट्रोजन को उपलब्ध करा सकते हैं। यदि 60 से 65 दिन के बाद भी नाइट्रोजन की मांग दिखाई जाती है तो आप बासमती धान में करीब 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और इनब्रेड या संकर किस्मों के लिए करीब 30 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा भी दे सकते हैं। जो धान गेहूं फसल चक्र में शोध हुए हैं उनसे यह पाया गया है कि उपज में कमी के बिना लीफ कलर चार्ट आधारित नाइट्रोजन प्रबंधन से करीब 20 से 30% नाइट्रोजन की बचत होती है और साथ ही जो नाइट्रोजन उपयोग दक्षता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। सब्जियों में फूल गोभी एक महत्वपूर्ण फसल है जिसे वर्ष भर उगाया एवं खाया जाता है। सब्जी, सूप और अचार के रूप में इसका घरेलू उपयोग हम सब करते ही हैं। साथ ही यह किसानों के लिए आय का भी एक उत्तम स्रोत है। फूल गोभी में अच्छी उपज लेने हेतु महत्वपूर्ण समसामयिक कृषि कार्यों की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण सिंह जी। आजकल अगेती फूल गोभी की बढ़वार या कटाई का समय है। इसमें उचित सिंचाई प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण और उर्वरकों का प्रबंधन और साथ ही साथ कीट बीमारियों की उत्तम प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। सिंचाई के लिए लगभग 5 से 7 दिन के अंतराल पर मध्यम सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए लगभग 35 से 40 दिन की जब फसल हो जाती है तो निराई गुड़ाई करवा के मिट्टी चिताने की व्यवस्था करें। उर्वरकों के प्रबंधन के लिए जो बची हुई शेष मात्रा है लगभग 60 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य डलवाएं। और साथ ही साथ रोग और कीड़ों की बात करें तो अगेती फूलगोभी में 2 मुख्य रोग हैं। एक काला पत्ती धब्बा रोग जिसको भूरा पत्ती धब्बा रोग भी कहते हैं और साथ ही काला सड़न। इसमें जो भूरा पत्ती धब्बा रोग है उसमें गोल आकार के पत्तों पर हल्के धब्बे बनते हैं जो धीरे धीरे बाद में फूल के ऊपर भी दिखाई देने लग जाते हैं जिससे बाजार भाव नगण्य हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर या इंडोफिल M45 45 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर दोबारा से करें। जो काला सड़न बीमारी है उसमें पत्तों के ऊपर कोणीय आकार के पत्तों के सिरों की तरफ धब्बे बनते हैं और ये एक जीवाणु जनित बीमारी है। इसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 400 ग्राम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 40 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ में छिड़काव करें। साथ ही इन दोनों बीमारियों से ग्रसित पत्ते हैं उनको खेत से निकालकर गड्ढे में जरूर दबाएं। कीड़ों की बात करें तो 2 मुख्य कीड़े इस समय आते हैं। एक है जिसको तंबाकू की सुंडी कहते हैं और दूसरा है पात गोभी की तितली। तंबाकू की सुंडी है वो हल्की मटमैले रंग की होती है और पात गोभी की तितली की जो सुंडी है वो हरे रंग की होती है लेकिन उस पर काले धब्बे होते हैं। इन दोनों की विशेषता ये है कि शुरुआती अवस्था में पत्तों को खुर्च करके खाते हैं और इसमें पत्तों को नीचे की तरफ ऐसे पत्तों को देखते हैं तो एक झुंड में बहुत सारी सुंडियां दिखाई देती हैं। इसलिए किसान भाई इसको ऐसे पत्तों को खेत से निकाल करके बाल्टी में डाल के और किसी गड्ढे में दबाएं जिससे कि ज्यादा तितलियां ना बने। इनके बचाव की बात करें जो इंडोक्सीकार्ब 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से या स्पाइनोसाइड 3 ml प्रति 10 लीटर के हिसाब से छिड़काव अवश्य करें। समय रहते यदि किसान ट्रैप लगाते हैं जिसको फेरोमोन ट्रैप्स कहते हैं वो लगाते हैं तो जो तंबाकू की सुंडी है उसकी समस्या और कम हो जाती है। इसके लिए लगभग 13 से 15 ट्रैप्स प्रति हेक्टेयर की दर से लगाने होते हैं। साथ ही यदि बात करें मध्य पछेती समूह की जिसकी अभी बुआई का समय हो गया है और किसान भाई इसकी बुआई कर रहे हैं, एक बात महत्वपूर्ण है खेत की तैयारी। लगभग अच्छी तैयार 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं और साथ ही साथ 120 किलो नाइट्रोजन, 50 से 60 किलो फास्फोरस और 50 से 60 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य दें। साथ ही साथ यदि एक सलाह और भी है कि जो किसान अगेती फूलगोभी की खेती कर रहे हैं और उनमें उन खेतों में यदि बोरोन की कमी दिखाई देती है या कैल्शियम की कमी दिखाई देती है, ऐसे क्षेत्रों में बोरेक्स 3.3% का घोल का छिड़काव करें और कैल्शियम के लिए लगभग 300 किलो बुझा हुआ चूना प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य दें।
इसके साथ ही जो पछेती समूह है, जिसको स्नोबॉल कॉलीफ्लोवर भी कहते हैं, उसकी भी बुआई का समय आने वाला है अक्टूबर के महीने में। उसके लिए उचित किस्मों की व्यवस्था करें। यदि स्नोबॉल समूह की बात करें तो पूसा स्नोबॉल KT25, पूसा स्नोबॉल K1 और पूसा स्नोबॉल हाइब्रिड 1 और पूसा कॉलीफ्लावर हाइब्रिड 103, ये किस्में हैं जो अभी अक्टूबर या नवंबर 15 तक लगाई जा सकती हैं। इसके बीज की व्यवस्था किसान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली या इस संस्थान के केंद्रीय कार्यालय कटराइन से इसके बीज मंगवाए जा सकते हैं और इसके लिए लगभग 400 से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। विशेष ध्यान रखें कि हमेशा बीज की बुआई के समय 2 ग्राम प्रति किलो की दर से अवश्य उपचारित करें। किसान भाइयों और व्हीट सीड प्रोड्यूसर्स, मैं आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ इस चीज़ के लिए कि हमने गेहूं की नई किस्म HD 3385 का विकास किया है, जिसको हमने PPVFRA अथॉरिटी के अंदर प्रोटेक्ट करके उसको कमर्शलाइज IRI कर रही है। उसकी कमर्शलाइज की हमने कुछ स्कीम चला रखी है। इन द सेंस अब भाई 2 या 3 मॉडल हैं हमारे। एक मॉडल है जो छोटे सीड प्रोड्यूसर के लिए है, दूसरा मॉडल है जो थोड़ा सा हाई पेइंग कैपेसिटी के सीड प्रोड्यूसर है उनके लिए, और तीसरा मॉडल है बड़ी कंपनियों के लिए। पहला मॉडल है उसके अंदर हम 10 किलो सीड दे रहे हैं इस साल। 10,000 रुपये उसमें रजिस्ट्रेशन फीस होगी। उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे, जैसे आप अपनी सीड प्रोडक्शन का लाइसेंस, आपका पैन नंबर, 2-3 और छोटे छोटे डॉक्यूमेंट हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं लोगों के पास। वो डॉक्यूमेंट शेयर करने होंगे और ऑनलाइन आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं और 10 किलो सीड आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल आपको 15,000 रुपये दे के फिर 10 किलो सीड मिल जाएगा। थर्ड ईयर हम अगेंस्ट द सेल यानी फार्मर्स को सीड बेचोगे उसके ऊपर हमने 1.5 रुपये पर केजी की आपको लॉयल्टी देनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट को, इस बात पे कि कितना सीड आपने फार्मर को बेचा है। और जो दूसरा मॉडल है उसके अंदर आप जो ये दोनों जो हमने स्प्लिट करे हैं कि पहले साल 10,000 और दूसरे साल 15,000 में 10-10 किलो, हम इसमें कंबाइन भी कर रखा है। अगर से किसी की पेइंग कैपेसिटी है तो वो 25,000 दे के और 20 किलो सीड ले सकता है इसी साल। उसको भी थर्ड ईयर हमारे सेल पे लॉयल्टी यानी सेकंड ईयर हम कमाई मल्टीप्लिकेशन के लिए रखा हुआ है। थर्ड है जो बड़ी कंपनियों के लिए है, वो लोग 1.5 लाख रुपए दे के 1 क्विंटल, 1.5 क्विंटल, 2 क्विंटल जितना सीड लेना चाहे वो 1.5 लाख उसके अंदर रजिस्ट्रेशन फीस है और फिर वो सीड की कॉस्ट अलग है। उसमें बड़ी कंपनियां जैसे बायोसीड वगैरह है, उन्होंने पिछले साल ही इसका MOU साइन किया। तो ये हमारा कमर्शलाइजेशन का मॉडल है। जो जितने भी लोग इसकी कमर्शलाइजेशन में इंटरेस्टेड हैं सीड प्रोड्यूसर, वो हमारी ZTM यूनिट को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9868217446। मेरे फ़ोन नंबर पे किसी टाइम भी आप फ़ोन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मैं सीड प्रोड्यूसर हूँ, इस वैरायटी के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। ये वैरायटी जिस पर आपको अंदाज़ा है, दिल्ली की डेवलप्ड वैरायटी HD 3086 और HD 2967 और तीसरी HD 3224, तीनों वैरायटियों को आपने खूब अच्छी तरह से देखा हुआ है। ये 2967 से 6 या 7 दिन की कम अवधि की है, 3086 से 2 या 3 दिन ज़्यादा लेती है। हाइट भी इसकी 3086 से 2 या 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है और 2967 से 3-4 सेंटीमीटर कम है। जो एक महत्वपूर्ण बात मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस वैरायटी का इस बार कॉमर्शियल एंगल से यानी जो फार्मर को सीड सोल्ड होगा वो सिवाय बायोसीड के और किसी के पास इसका सीड है वो झूठा सीड है। आप उनसे ना तो सीड खरीदें और ना ही ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दें। ऐसे लोगों से तो कभी, जो ये कहता है कि बिना कॉमर्शलाइजेशन के लाइसेंस को करे हुए जो लोग ये कहते हैं अगर मेरे पास इसका सीड है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित ना करें। ये सारे सिस्टम को खराब करते हैं, ना इनसे सीड लें। वैरायटी, मैं आपके सामने बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूं कि वैरायटी टू वैरायटी डिफरेंस जितना ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं उतना नहीं होता। आप इस चीज़ के ध्यान में रखें। जब ये कॉमर्शियली आपके पास अवेलेबल होगी, यानी जो बायोसीड है उसके पास थोड़ा बहुत सीड कॉमर्शलाइजेशन में लाएंगे, वो भी इस बार मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे क्योंकि वो लास्ट ईयर सीड लेके गए थे। और बाकी जितने छोटे सीड प्रोड्यूसर हैं वो तो इस साल MOU साइन कर रहे हैं और हम उन सब का नाम अपनी वेबसाइट पे और
प्रचार प्रसार के डिफरेंट साधनों से उन कंपनियों का नाम प्रचारित करेंगे। अब भाई ये कंपनी है जिन्होंने हमसे एमओयू साइन किया है, तो सिर्फ आप उन्हीं कंपनियों के आउटलेट से, चाहे छोटे सीड प्रोड्यूसर हो, चाहे मीडियम सीड प्रोड्यूसर हो, चाहे बड़े सीड प्रोड्यूसर हो, बट जो लोग जिनका नाम हम वेबसाइट पे दिखाएं या डिफरेंट संचार माध्यमों के द्वारा किसानों को बताएं, सिर्फ उन्हीं से आप सीड लीजिए। बाकी जो बता रहे हैं वो झूठ बता रहे हैं, चाहे वो किसान के रूप में बताए, चाहे कंपनी के रूप में बताए, चाहे वैज्ञानिक के रूप में बताए, कोई भी बता रहा है वो झूठ बता रहा है। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित नहीं करें, ये सारे समाज के लिए, सारे सिस्टम के लिए सिर्फ बर्बादी जनरेट करते हैं और कुछ नहीं। धन्यवाद। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। बालाघाट मध्य प्रदेश से प्रमोद बरूधे जी ने धान में पत्तियों के सिरों के गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में शीत ब्लाइट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु हेक्साकोनाजोल की 400 ग्राम मात्रा या शीत मार की 500 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में तुरंत छिड़काव करें। जयपुर से दिदोया राम जी ने मिर्च में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में इल्ली का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु साइपरमेथ्रिन या स्पाइनोसेट की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। गोवा से गिरीश केंकरे जी ने नारियल के तने में बड़े सफेद धब्बे की समस्या बताई है। आपकी फसल में लाइकेंस का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से कमालवीर सिंह जी ने तोरी में पत्तियों के पीले पड़कर मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 9 और 10 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 9 से 12 सितंबर के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 9 से 11 सितंबर के दौरान केरल तथा माहे में 10 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश में 10 से 12 सितंबर के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तथा 12 सितंबर को ओडिशा में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 13 से 15 सितंबर के दौरान पूर्वी, पूर्वोत्तर, मध्य भारत, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम तटों और द्वीपों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्य वर्षा होने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी ज़रूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।